अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी दिलचस्प हैं जी। आज सुप्रीम कोर्ट से खासतौर पर जहां पर कुछ अहम केसेस की समाअत हुई है, एक सीट पीटीआई को वापस मिलती नजर आ रही है। इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं। और इसके साथ फौजी अदालतों का जो मामला है, इसके अलावा अरशद शरीफ शहीद केस, इन सब उमूर के ऊपर आज हुई है जी समातें। इनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। आज अडयाला जेल में भी समाअत हो रही है और यहाँ पर भी अदालत लगी हुई है, तो यहाँ पर भी क्या कुछ हो रहा है इसकी अपडेट कुछ देने की कोशिश करेंगे। मौलाना के साथ हुकूमत ने बातचीत के बजाय लगता है थोड़ा प्रेशर डालने का भी फैसला किया है और अब ऐसा लग रहा है कि मौलाना के मुकाबले में अपने जो उलमाए कराम है उन्हें खड़ा कर दिया गया है। इस मुतालिक बात करते हैं और आपको बताते हैं कि जी क़यामत की निशानियां कैसे पूरी हो रही हैं। इसके बारे में एक दिलचस्प स्टडी है, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज करते हैं जी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की कार्रवाई से। यहाँ आज सबसे पहले पीटीआई के लिए एक हौसला अफजा खबर है, क्योंकि आदिल बाज़ई साहब जो है, इनकी तरफ से ये पिटिशन दायर की गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ, जिसमें उन्हें डी सीट कर दिया गया था, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने उनके खिलाफ एक रेफरेंस भेजा था इलेक्शन कमीशन में कि उन्होंने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए 26वीं आईनी तरमीम के मौके के ऊपर वोट नहीं किया। अब ये अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है, जिसके बारे में मैंने तफसीलन शायद एक या दो व्लॉग पहले बात की थी, जिसमें मैंने सारी तफसील बताई हुई है कि आदिल बाज़ई कभी भी पीएमएलएन के ना मेंबर थे, ना उनकी सपोर्ट से वो इलेक्शन जीते, ना ही आज़ाद कोई इलेक्शन जीतकर बाद में पीएमएलएन में शामिल हुए, बल्कि धोखे और फ्रॉड के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आदिल बाज़ई को पीएमएलएन का मेंबर शो किया हुआ था। और इसी कागजी कार्रवाई की बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी जो वोट को इज्जत दो वाली फिलॉसफी है उसकी असलियत उजागर करते हुए उनके खिलाफ बाकायदा एक रेफरेंस भी फाइल कर दिया कि जी इनको डी सीट किया जाए। मतलब बंदा पूछे ना आपके नाम से, ना शेर के निशान पर, ना वो बंदा वोट जीत कर आया, ना उसने आपको कोई आके एफिडेविट जमा कराया, और आप किस खाते में उसको डी सीट करवाने की जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मियाँ साहब से तो अब किसी भी चीज़ को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिस लेवल पर वो आ चुके हैं। जो शख्स अपनी हारी हुई सीट पर फिर भी जीत का एक झूठा नोटिफिकेशन लेकर आकर एमएनए बन के बैठ जाए, तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जबकि उसको पता है कि जानते बूझते कि वो हारा हुआ है, और एक ऐसी खातून से हारा हुआ है जो कि कैंसर पेशेंट है, जो कि जेल में है, जिसने कोई कैंपेन नहीं की, और उससे भारी मार्जिन से हार के फिर भी एक झूठा जाली नोटिफिकेशन कबूल करना उसने मुनासिब समझा, और अपनी जितनी जिंदगी भर की सियासत थी उसके ऊपर ये काला धब्बा लगा लिया है, लेकिन उसको कोई इस पे शर्मसारी भी नहीं है। तो बहरहाल जब वो ये कर सकते हैं तो फिर ये करना तो उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं कि किसी भी दूसरे मेंबर को ज़बरदस्ती अपनी पार्टी में शामिल भी कर लें और फिर उसको डी सीट करने के लिए कार्रवाई के लिए भी इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज दें। तो जनाब, इस सारे फैसले के खिलाफ, इस सारी कार्रवाई के खिलाफ आदिल बाज़ई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। आज 3 रुकनी बेंच था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब की समाअत हुई, और इस सारे केस में जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई, तो इलेक्शन कमीशन का जो हुक्मनामा था उसको मुअत्तल कर दिया गया है। अभी इसका हतमी फैसला नहीं आया, लेकिन बहरहाल जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसको सस्पेंड ज़रूर कर दिया गया है। और इस मौके के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन है, जो मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब हैं, उनको नोटिस भी जारी कर दिए गए। अब ये तो एक बहुत एक्सपेक्टेड डिसीजन था। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि पॉलिटिकली जो ऑब्वियस चीज़ें हैं उसके मुताबिक, बल्कि अदरवाइज भी जो एफिडेविट इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई की तरफ से अपने तौर पर पीएमएलएन में शामिल करने के लिए जमा कराया हुआ था, उसमें ढेर सारी गलतियां थी, फैक्चुअल मिस्टेक्स थी, और 2 नंबरी उसमें बड़ी वाज़ेह थी। तो वो सारी चीज़ें अब आगे मजीद जब डिस्कशन होगी, मजीद समाअत होगी तो खुलेंगी, जाहिर है। लेकिन आज आदिल बाज़ई साहब को ये बड़ा रिलीफ मिला है। उन्होंने ना सिर्फ ये कि उनका कारोबार सील कर दिया गया था, उनके प्लाजे गिरा दिए गए थे, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ा, लेकिन बहरहाल वो इमरान खान साहब के कॉज के साथ डटे रहे। आज उन्होंने मतीउल्लाह जान साहब को जो इंटरव्यू दिया वो भी बड़ा दिलचस्प है, जिसमें वो तफसील बता रहे हैं कि उन्होंने जब इलेक्शन कैंपेन भी की तो वो जो पोस्टर है उसके ऊपर इमरान खान की तस्वीर थी, और उन्होंने कहा कि जब वो पार्टी में नहीं ज्वाइन भी किया उन्होंने, तो सुन्नी तहरीक का जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो सबने एफिडेविट जमा कराया तो वही उन्होंने कराया था, और जब हलफ भी लिया था तो उन्होंने इमरान खान की तस्वीर लगाकर हलफ लिया था, और एक दिन भी वो हुकूमती बेंचेस पर नहीं बैठे कौमी असम्बली में, वो हमेशा अपोजिशन बेंचेस में
PTI کے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حکومت نے اس زور زبردستی کا جو یہ ایک ان کا شمولیت تھی اس کو قبول بھی کیا ہوا تھا اور ان کو اپنا ممبر گردانتے رہے. تو بہرحال جی یہ ساری صورتحال تھی. آج عادل بازئی کو کم از کم کسی حد تک انصاف ملا ہے. امید ہے کہ اس کا فیصلہ ان کے حق میں آ جائے گا، لیکن ابھی تک کا جو فیصلہ ہے وہ تو ان کے حق میں آیا ہے. معطل کر دیا گیا الیکشن کمیشن کا ڈیسیجن اور 13 دسمبر تک یہ سماعت ملتوی ہو گئی ہے. بظاہر یہ کیس جو ہے عادل بازئی کے حق میں جاتا نظر آ رہا ہے. دوسری جو اہم سماعت تھی وہ آج فوجی عدالتوں کا معاملہ تھا اور یہ تو ظاہر ہے آئینی بینچ نے سننا تھا. آئینی بینچ میں آج حکومت کی طرف سے یہ استدعا کی گئی تھی کہ جو ملٹری کورٹس ہیں ان کو یہ اجازت دے دی جائے کہ جن قیدیوں کے ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں ان کے فیصلے سنا دے. لیکن اس پر جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے یہ آبزرویشن دی کہ اگر ہم یہ اجازت انہیں دے دیتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم ان کا اختیار تسلیم کر رہے ہیں. تو یہ ایک طرح سے فیصلے تک پہنچنے کے مترادف ہی سمجھا جا سکتا ہے. تو لہٰذا ابھی اس کے اوپر ہم کوئی فیصلہ نہیں دیتے، ان کی یہ درخواست مسترد کر دی گئی. باقی اس سارے کیس میں آج حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی پیش ہوئے تھے اور اس موقع کے اوپر انہوں نے یہ استدعا کی کہ جو بھی یہ معاملہ ہے اس کو نمٹایا جائے تاکہ جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ سکے، جس کے اوپر آج تھوڑی سی عدالت کی طرف سے ان کو سختی سے اس معاملے کے اوپر کہا بھی گیا کہ صرف آپ کا بیٹا نہیں ہے، ہمیں باقی قانونی معاملات بھی دیکھنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جی آج ایک جو اس میں دلچسپ پہلو تھا وہ یہ کہ جو سابق چیف جسٹس ہیں جواد ایس خواجہ صاحب، ان کو آج جرمانہ بھی کر دیا گیا 20,000 روپے کا، کیونکہ انہوں نے بار بار یہ درخواستیں دیں کہ جی التوا میں ڈال دیا جائے اس کیس کی سماعت کو. تو اس معاملے کے اوپر انہوں نے اس دفعہ یہ کی ہوئی تھی درخواست کہ 26ویں آئینی ترمیم کا جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا تو اس کی سماعت نہ کی جائے. تو یہ والی ان کی درخواست بھی مسترد ہو گئی اور ان کے اوپر 20,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا. تو یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف سپریم کورٹ نے آج جرمانہ بھی عائد کیا ہے. بہرحال یہ کیس کسی طرف ابھی لگا نہیں ہے. لیٹس سی کہ دوبارہ کب اس کے اوپر سماعت ہوتی ہے. ارشد شریف شہید کا کیس تھا، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اس میں کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی پیش رفت ہوگی. تو آج بھی یہی ہوا، حکومت نے آ کے مزید مہلت مانگی کہ جی ابھی ہم نے کینیا کے ساتھ مزید کوئی معاہدے کرنے ہیں اور پھر انفارمیشن ایکسچینج ہوگی وغیرہ وغیرہ، تو ہمیں کچھ مزید وقت دیا جائے. تو 1 سال پہلے بھی ان کا وہی موقف تھا اور 1 سال بعد بھی انہوں نے آ کے وہی موقف دہرایا اور عدالت نے ان کا وہ موقف پھر قبول بھی کر لیا اور ان کو مہلت بھی دے دی. تو اس کیس میں نہ پہلے کچھ نظر آ رہا تھا کہ بن رہا ہے، نہ فی الحال ابھی نظر آ رہا ہے کہ کوئی جلدی اس میں کچھ فیصلہ ہوگا. بہرحال آج جو صحافیوں کو ہراساں کرنے کا کیس ہے اس پہ سماعت کرتے ہوئے یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ضرور ہوئی کہ صحافی قمر میکن ان کو جس طرح سے ہراساں کیا گیا ہے اور ان کے گھر پر چھاپے مارے گئے اور یہ بیچارے سارا دن بلکہ 2 دن سے مسلسل مختلف تھانوں سے رجوع کر رہے ہیں، مختلف افسران سے رجوع کر رہے ہیں، پوچھتے پھر رہے ہیں کہ ان کے خلاف کیا مقدمہ ہے، کیا FIR ہے. کوئی FIR بھی سامنے نہیں لائی جاتی، نہ کوئی مقدمے کا بتایا جاتا ہے، نہ کوئی نوٹس ہے جس کے اوپر کوئی طلبی ہو، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہراساں کرنے کا سلسلہ جاری ہے. تو اس معاملے کے اوپر آج سپریم کورٹ نے خود ہی سے نوٹس بھی لیا اور اس سلسلے میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو ہدایت بھی دی ہے اور کہا ہے کہ جی ان کا جو معاملہ ہے اس کو حل کیا جائے، ان کو غیر ضروری طور پر ہراساں نہ کریں. اگر ان کے اوپر کوئی چیز ہے، کوئی کیس ہے، کوئی جرم ہے تو پھر وہ FIR یا جو بھی مقدمہ ہے اس کو سامنے لے کر آیا جائے، لیکن بلا وجہ ان کو یا ان کی فیملی کو ہراساں نہ کیا جائے. مسلسل ان کی گھر کی گلی کی ایک سرویلنس سی جاری ہے، ظاہر ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے. تو صحافی قمر میکن جو ہیں ان کے حوالے سے کم از کم سپریم کورٹ سے یہ ایک آرڈر جو ہے وہ ضرور آیا ہے. تو ایک آرڈر آ جائے تو کم از کم باقی صحافیوں کے لیے بھی ایک حوصلہ افزا چیز ہوتی ہے کہ تھوڑی سی حکومت اب شرم کرے گی کہ بلا وجہ صحافیوں کو آپ ہراساں نہ کریں. اس کے علاوہ جڈیالہ جیل میں بھی مختلف سماعتیں ہو رہی ہیں. توشہ خانہ 2 اسکینڈل ہے، اس کے اوپر بھی آج فرد جرم عائد ہونی ہے. 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے جہاں پر آج عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے سوالات کے جوابات جمع کرانے ہیں. یہ دونوں کیسز تقریباً 1 مہینہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رکے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ بشرا بی بی صاحبہ پیش نہیں ہو رہی تھیں. تو آج تقریباً 1 مہینے کے بعد آپ کہہ لیجئے کہ بشرا بی بی صاحبہ آج کے روز پیش ہوئی ہیں عدالت میں. آج جڈیالہ جیل وہ گئی ہیں، پہنچی ہیں، وہاں ان کی آج عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہو سکے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ان جو کیسز ہیں ان کے اوپر مزید کوئی پیش رفت بھی ہو سکے گی. بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر مزید مقدمات درج کیے جا چکے ہیں مختلف، اور اس سلسلے میں انہوں نے حفاظتی بیلز بھی لے رکھی ہیں پشاور ہائی کورٹ سے، جس کی بنا پر آج وہ پھر اب عدالتی کارروائی کا حصہ بنی ہیں. آج پولیٹیکلی کافی امپورٹنٹ چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ یہ پہلی ملاقات ہے 26 نومبر کے معاملے کے بعد عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی. تو آج بشرا بی بی صاحبہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا خود اپنا فیڈ بیک جو ہے
प्योर उनका फीडबैक जो है वो इमरान खान साहब को देंगी। तो उसकी बुनियाद के ऊपर आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि खान साहब के फैसले क्या होते हैं, पार्टी के ऊपर उसके असरात भी नज़र आ सकते हैं। क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा ज़ाहिर ऑन ग्राउंड थी और जेन्युइनली उन्होंने जो कुछ चीज़ें देखी हैं उसके हिसाब से उन्होंने जो अपना एक पूरा फीडबैक तैयार किया है वो आज खान साहब को मिलेगा। तो मज़ीद उनको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आज मिली होगी। अभी तक जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ उनकी तरफ से कोई समाअत मुकम्मल नहीं हो सकी, इसलिए कोई गुफ्तगू अभी सामने नहीं आ सकी। तो अगले व्लॉग में उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि आज कुछ अहम बातें होंगी। इसके अलावा जी अब ज़रा हुकूमत की तरफ आ जाते हैं। हुकूमत की आज नशस्त पर क्या क्या कुछ हो रहा है। तो पहले तो जी मौलाना फजल रहमान साहब ने जो कल पेशावर में जलसा किया और हुकूमत को ठीक ठाक किस्म की बातें सुनाई, उसके बाद हुकूमत की तरफ से आज ये एक जवाबी कार्रवाई की गई है। और उन्होंने क्या किया है कि आज जो मज़ीद कुछ दीगर उलमाए कराम हैं जो कि हुकूमती कैंप में समझे जाते हैं, उनसे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है जिसमें मौलाना ताहिर महमूद अशरफी साहब, मौलाना ज़ुबैर साहब और दीगर कुछ उलमाए कराम शामिल थे। और इनका जो मुद्दा था बेसिकली वो ये था कि वो ये कह रहे थे कि जनाब मौलाना फजल रहमान साहब मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो डिमांड सामने रख रहे हैं या जो नए मुआहदे करने की बात कर रहे हैं वो काबिल कबूल नहीं है। और उनका ये कहना है कि वैसे भी जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो तो जी सियासी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं और जो इस मजहबी मदारिस का मामला है वो तो उनकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन है नहीं। तो इस मौके के ऊपर बाकी भी जो उलमाए कराम मौजूद थे उन्होंने उनकी बात से इत्तफाक किया। बज़ाहिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ ये लग रहा है कि मौलाना साहब को थोड़ा सा प्रेशर में भी लाने की कोशिश की जाए कि जनाब आप हमारे साथ बातचीत के ज़रिए ही मामला हल कर लें, हमें जो कल आपने लॉन्ग मार्च की धमकियां लगाई हैं वो आप हमारे साथ ना करें, क्योंकि वो हम इस वक्त किसी को भी इजाज़त नहीं दे रहे कि कोई एहतजाज वगैरह किया जाए। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि जी बेसिकली मदारिस के मामले के ऊपर सिर्फ वेस्ट को खुश करने की कोशिश की जा रही है, तो ये वो समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और नए सिरे से इसके ऊपर उनके साथ बातचीत होनी चाहिए। तो अब मामला थोड़ा सा फंसा हुआ है, लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन जितना हम मौलाना की सियासत को जानते हैं, भले मौलाना इस पर गुस्सा भी हो रहे हैं कुछ भी है, लेकिन बहरहाल मौलाना क्रीज से बाहर निकल कर नहीं खेलते, तो वो अभी प्रेशर मज़ीद बढ़ा सकते ज़रूर हैं। लेकिन अगर कोई ये समझे कि कोई हतमी फैसला वो कर चुके हैं और कोई इस हतमी फैसले की अचीव करने के लिए वो कोई पीटीआई के साथ मिल जाएंगे या कोई बड़ी तहरीक और बड़ा कोई अलायंस बन जाएगा, तो फिलहाल इसकी भी कोई मुझे तो सूरत नज़र नहीं आ रही है। बाकी आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं जी, 2-3 चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके बाद मुझे तो लग रहा है कि बस क़यामत करीब है। पहली चीज़ तो ये है कि आज आपको पता है जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने, इन सब ने आज करप्शन के ऊपर लेक्चर दिए हैं, इंसदाद करप्शन के लिए आज अपील की है कौम से। तो मतलब अब ये तो आप देखिए ना, ये तो फिर क़यामत की निशानी है कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब अब जो है हमें करप्शन से बचाओ के ना सिर्फ ये कि अपील करेंगे बल्कि वो कहेंगे कि जी करप्शन कितना बड़ा नासूर है, तो उसके ऊपर अब हमें लेक्चर भी देंगे। तो फिर बंदा अब इसको क़यामत की निशानी समझे। इसके अलावा भी क़यामत की काफ़ी निशानियां वैसे वाज़े हो रही हैं। मसलन अज़मा बुखारी साहिबा फैसल वावडा साहब को अगर ये ताना दें कि जनाब आप तो अनइलेक्टेड हैं और हम तो इलेक्टेड हैं और हम इलेक्शन जीत के आए, तो फिर बंदा इस पर अब क्या करे। मतलब ये भी तो क़यामत की निशानी ही समझी जा सकती है। और इसी तरीके से जनाब हर रोज़ ही पाकिस्तान में जो मामलात हैं उसके बाद तो बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा होता है कि जैसे कोई क़यामत की निशानियाँ ही पूरी हो रही हैं, क्योंकि अनबिलीवेबल चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ हो रही होती हैं। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि अब इस सारी सूरत हाल में जो हुकूमत है उसके लिए थोड़ी सी परेशानी इसलिए बढ़ गई कि अगर मौलाना के साथ मामलात मज़ीद ख़राब होते हैं तो उस सूरत में मौलाना जो है वो पीटीआई के साथ अगर कोई बातचीत शुरू करते हैं तो फिर उनके लिए कोई परेशानी की बात बन सकती है। लेकिन मुझे फ़िलहाल इसकी कोई बहुत ज़्यादा सूरत नज़र नहीं आ रही। तो बहरहाल जी आखिर में सिर्फ हम ये बात करते हैं कि जो मियाँ साहब हैं उनके हवाले से नजम सेठी साहब ने एक खबर दी और उन्होंने कहा कि ये भी मुमकिन है कि मियाँ साहब जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात कर ले। तो वैसे मुझे ये भी एक क़यामत की निशानी ही नज़र आती है अगर ऐसा कुछ होता। लेकिन मेरे ख्याल में अगर मियाँ साहब ऐसा कुछ करेंगे तो उसमें भी वजह ये नहीं होगी कि मियाँ साहब कोई मुल्क व कौम के मफाद में समझते हैं कि जी इमरान खान साहब के साथ कोई ज़्यादती हो रही है लिहाजा वो नहीं होनी चाहिए।
بلکہ اس کی وجہ صرف ان کا اپنا پولیٹیکل بینیفٹ ہوگا. جہاں انہیں لگے گا کہ اب اسٹیبلشمنٹ ان کی گردن پکڑ رہی ہے تو تب ان کو یاد آئے گا کہ چلو جی اب میں ذرا اپنا اعلیٰ ظرف دکھاتا ہوں اور میں سب کو بتاتا ہوں کہ جناب میں تو سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں اور میں کتنا بڑا ڈیموکریٹ ہوں. تو حقیقت تو سب جان ہی چکے ہیں کہ وہ کتنے بڑے ڈیموکریٹ ہیں. اور دوسری اس کی وجہ یہی ہے کہ چلے اسی بہانے کوئی میاں صاحب کو بھی ڈسکس کر لے گا, ورنہ تو وہ پاکستان کی سیاست سے اس وقت بالکل ارریلیونٹ ہوئے ہیں. تو اگر وہ آئیں گے عمران خان سے ملاقات کریں گے تو عمران خان کے توسط سے کوئی ان کو بھی ڈسکس کر لے گا, کوئی ان کی بھی بات کر لے گا. ادروائز تو اب اس وقت وہ بالکل پاکستانی سیاست سے تقریباً مائنس ہی نظر آ رہے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.